हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। चलिए यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं पूरा कंप्लीट पेपर, जैसा आप एग्जाम में सोल्व करेंगे, परीक्षा हॉल जैसा पेपर यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। और इसमें होंगे सभी टॉपिक कवर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और साथ में हो जाएगी आपकी कंप्लीट पैडागोजी भी कवर। तो इस तरह का सेट आपने नहीं किया होगा और अब हम एग्जाम तक इसी तरह के सेट सोल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं आपकी तैयारी कितने लेवल की हो चुकी है और आप कैसा पेपर सोल्व करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ क्या दिया हुआ है। उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करवा रहे हैं सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए प्रैक्टिस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पर दे रखा है, कौन सी बुद्धि में शामिल है बिंबों की कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके 2 या 2 से अधिक बीमतियाँ हों। तो यहाँ पर बात हो रही है जिसमें आलेख के कौशल हों, तर्क हो और 2 या 2 से अधिक क्या हों, बीमतियाँ हों। तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये तर्क गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक संवेदनात्मक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। तो बात किसकी की जा रही है, बिंबों की कुशलता की जा रही है और की जा रही है आलेख के कौशल की क्षमता, उसका विकास की बात की जा रही है। तो ये सारी जो बुद्धियाँ आती हैं ये आती हैं स्थानिक बुद्धि, अर्थात किसी की बुद्धि कैसी हो, स्थानिक बुद्धि हो, तो उसके अंतर्गत ये ऐसी विशेषताएं आती हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दिया है भाषा व सोच का विकास। भाषा और सोच का विकास कैसे होता है ये बताना है, एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो भाषा जो है वो सोच से स्वतंत्र नहीं हो सकती है। जैसा हम सोचते हैं और जो हमारी भाषा होती है उसका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ही स्वतंत्र नहीं है। समाज में भी हम सोच समझकर ही भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। सी में दिया हुआ है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। ये बात सही है। ऑप्शन डी में दे रखा है, केवल आनुवांशिकता प्रभावित होता है न कि पर्यावरणीय कारकों से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोनों पर क्या होता है, असंख्य एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। दिया हुआ है, यह संभावित है कि एक बच्ची जो अपने माता पिता को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है तो वह क्या करेगी। एक लड़की है और उसके माता पिता हैं, कैसे हैं, वह अनुरूपवादी व्यवहार नहीं कर रहे हैं, गैर अनुरूपवादी व्यवहार कर रहे हैं जेंडर के प्रति। तो लड़की जेंडर रूढ़िवादिता का पालन करेगी। जी नहीं, वह जेंडर रूढ़िवादिता का पालन नहीं करेगी, इसकी संभावना कम है। पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी। जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, ऐसा भी नहीं है। जेंडर पूर्वग्रह से ग्रसित है, ऐसा नहीं है। लड़की के साथ जो है ये सब चीज़ें लड़की के साथ नहीं होंगी, क्योंकि क्या है, यहाँ पर संभावना पूछी जा रही है और उसको इन चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो वह क्या कर सकती है, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठा सकती है। वह कह सकती है कि लड़कियाँ ही इस तरह के कार्य क्यों करती हैं और लड़के इस तरह के कार्य क्यों करते हैं। तो वो चीज़ जो है क्या होगा उसके मन में, उससे उसके मन में एक बात आ जाएगी कि वह इन भूमिकाओं पर सवाल उठाना शुरू कर देगी। जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 में दे रखा है, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को। कक्षा कैसी है, विविधता वाली कक्षा है, उसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं, विविध प्रकार के बच्चे हैं और उनके समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। तो जी हाँ, ये बात एकदम करेक्ट है। समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। सब बच्चों को समान निर्देश देकर वह नहीं पढ़ा सकता, उनका समायोजन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको देर लग जाएगी सीखने में और कुछ बच्चे जो हैं जल्दी सीख जाते हैं। तो सबको समान निर्देश वह नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग हो जाएगा। सी में दे रखा है, छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से क्या करेगा, अवहेलना करेगा। उनके जो सामाजिक संदर्भ है, बच्चे जिस वर्ग से आ रहे हैं, जिस पृष्ठ से आ रहे हैं, उसको वो नकार देगा। तो ये बात यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं करेगा। बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामकरण करना चाहिए। किसी के बच्चे अच्छे घर से आ रहे हैं, कैसा है, किसी के पेरेंट्स जो है बिजनेसमैन हैं, किसी के पेरेंट्स अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और कुछ के पेरेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं, लेबर हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बच्चों को नामकरण नहीं करना चाहिए, ये गलत बात हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है,
बच्चों की पृष्ठभूमियों को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है और उसी के हिसाब से उनका समायोजन करना चाहिए। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर बताना है हमें। चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या दे रखा है। सीखने में वृद्धि हो, बच्चों का वर्गीकरण व नामीकरण। तो बच्चों में वर्गीकरण और नामीकरण करना आकलन का उद्देश्य नहीं, ना ही बच्चों में प्रतिस्पर्धा कराना। बच्चों में भय और तनाव पैदा करके कभी भी बच्चे की वृद्धि नहीं देखी जा सकती है, उसका विकास नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सीखने की जो वृद्धि है उसका आकलन के उद्देश्य के द्वारा पता लगाया जाता है। जो आकलन है उसका क्या उद्देश्य होता है कि सीखने में कितनी वृद्धि हुई या नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ दिया है कथन, बच्चों के सीखने की और तरक्की के मूल्यांकन के लिए विविध तरीकों व प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे के सीखने और तरक्की के मूल्यांकन के लिए क्या करना चाहिए, विविध तरीकों और प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर तर्क दे रखा है, विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के विकास की समग्र जानकारी देने के लिए मूल्यांकन का एक तरीका काफ़ी नहीं होता है। तो इसका जो तर्क दे रखा है, यहाँ पर जो तर्क दिया है ये भी सही है और जो कथन है ये दोनों सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके। तो ये जो कथन दिया हुआ है और जो तर्क है दोनों सही हैं। चलिए उसी के अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ये राइट है। बी में दे रखा है ए आर दोनों सही लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में है ए सही है लेकिन आर गलत, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और डी में दे रखा है ए आर दोनों गलत है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही और आर जो है एक की सही व्याख्या भी करता है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर दिया हुआ है स्कूल की रचना में क्या शामिल है। तो स्कूल की रचना में क्या शामिल है, चलिए देखते हैं। नामीकरण व दोष रोपण को अपनाना। तो दोष रोपण और नामीकरण की जब बात आती है तो ये स्कूल की रचना में शामिल नहीं होता है, इसको कट कर देंगे। पूर्वाग्रह व पक्षपात पर सवाल उठाना, वर्गीकरण व पृथकीकरण की पुष्टि करना। तो यहाँ पर वर्गीकरण और पृथकीकरण का पुष्टि करना ये गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र को सख्त व मानकीकृत बनाना। तो ये बात भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। बात हो रही है पाठ्यचर्या की और शिक्षा शास्त्र को सख्त बनाने और मानकीकृत करने की, तो ये चीज़ें गलत हैं। जो चीज़ें दी हुई हैं आप उसी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते हैं। मानकीकृत पाठ्यचर्या से आप बच्चे का अध्यापन नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जो आपकी बुकिश लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसको जो है दैनिक जीवन वाले उदाहरण देकर भी समझा सकते हैं। और जो शिक्षा शास्त्र है उसकी पाठ्यचर्या कैसी हो, लचीली होनी चाहिए ना कि सख्त, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ जो राइट आंसर है वो ये है कि पूर्वाग्रह व पक्षपात पर आप सवाल उठा सकते हैं। ये स्कूल समावेशी स्कूल की रचना में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्न में से कौन सी हस्तक्षेप रणनीति सामाजिक तौर पर वंचित समूह से आने वाले बच्चों के समावेशन में मदद करेगी। तो कौन सी रणनीति यहाँ पर कारगर साबित होगी, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस। सभी बच्चों की बात क्या होता है, धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चों की योग्यता के आधार पर स्पष्ट पृथकीकरण। तो बच्चों की योग्यता के आधार पर पृथकीकरण जो है गलत हो जाएगा। बच्चों की उपस्थिति पर सख्त निगरानी व अनुपस्थिति, बच्चों को कड़ी शारीरिक सजा। बच्चे आ रहे हैं समय किस हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, उन पर निगरानी रखनी है। और अगर बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो उनको कड़ी सजा देने का प्रावधान। तो ऐसा नहीं है, दंड का पालन करना किसी भी शिक्षा नीति का समर्थन नहीं करता है, उसका हिस्सा नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्कूल के वार्षिक दिवस व अन्य उत्सवों में केवल उच्च उपलब्धि वाले बच्चों की भागीदारी। तो ये बात भी यहाँ पर सरासर गलत हो जाएगी। यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में या जिनकी ग्रेड अच्छी आती हैं आप उन्हीं को स्कूल के वार्षिक कार्यक्रमों में शामिल करें, उनको ना करें जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। तो ये गलत हो जाएगा। पक्षपात वाला जो है ये सही नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। सभी बच्चों की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 9 में दिया हुआ है लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियाँ किसकी विशिष्ट पहचान है। बच्चा जो है लिखने में समस्या महसूस कर रहा है, तो ये किसकी पहचान है, उसमें लेखन वैकल्य है। उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा विकार है, बच्चे के अंदर कौन सा दोष है, ये पूछ रहे हैं। गुणज दोष है, स्वलीन क्रम विकार है या प्रतिभाशाली विद्यार्थी। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी तो इस तरह की गलती नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन कट कर देंगे। ना ही उसमें स्वलीन क्रम विकार है। स्वलीन क्रम विकार होता है ऑटिज्म, और ये होता है कि बच्चे में स्पीच डिले हो जाता है, बच्चा देर से बोलता है, तो उस तरह की बात नहीं है। ना ही उसमें गुणज वैकल्य है, में या गणना करने में वह
असफल नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। गुणज वैकल्य वहाँ होता है जब बच्चा कैलकुलेशन ना कर पाए। यहाँ पर जो बात हो रही है लेखन कार्य की, उसमें उससे गलतियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लेखन वैकल्य। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है आरव बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताबों को अपनी आँख के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? आरव को इस व्यवहार पर कड़ी सज़ा देनी चाहिए। आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है आरव को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। तो ये कोई सही बात नहीं, दृष्टिबाधित स्कूल में आप उसको नहीं भेजेंगे। ये समस्या आपके लिए आई है, आपकी कक्षा में आई है, तो इसका समाधान भी आप ही करेंगे। ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। माता पिता के पास भेजकर क्या होगा? माता पिता को तो पहले से ही इस बात का ज्ञान होगा कि उनके बच्चे को दृष्टिबाधिता का दोष है। चलिए देख लेते हैं और राइट आंसर क्या है। यहाँ पर राइट आंसर जो है उसको ना कड़ी सज़ा देने का प्रावधान है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती है, उसको दंड नहीं देंगे, ना ही दंड का प्रावधान है। यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। उसके लिए पेशेवर विशेषज्ञ की आप सलाह लेंगे जिससे कि उसकी आंखों की समस्या का समाधान किया जा सके। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आ जाते हैं कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस पर। इनमें क्या दे रखा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एडवोकेट्स स्टडी ऑफ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो शिक्षा में किस चीज़ का समर्थन करती है? तो जो शिक्षा है वो किस माध्यम से देनी चाहिए? संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो ये नहीं होगा, संस्कृत की बात नहीं की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। यहाँ दे रखा है मदर टंग, इंग्लिश, स्टेट लैंग्वेज, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो पाली, प्राकृत और ट्राइबल इस तरह की भाषाओं का यूज़ नहीं करना है। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग। तो इंग्लिश का भी यूज़ खाली नहीं करना है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा हमारा? मदर टंग होगी, होम लैंग्वेज होगी, क्लासिकल लैंग्वेजेस होंगी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होंगी और एक फॉरेन लैंग्वेज होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये सबसे सुटेबल है और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी आया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगर आपने NEP 2020 के क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उनको भी कवर कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जो लास्ट ईयर के एग्जाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ आप इसको ध्यान रखेंगे, ये उसी का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। 12 क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ए चिल्ड्रन ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम बिहार मूव्स टू मुंबई अलोंग विद हर पेरेंट्स। एक बच्चा जो है बिहार से मूव करता है कहाँ? मुंबई, अपने पेरेंट्स के साथ। एंड सी लर्न्स हिंदी। तो ये बात किसकी की जा रही है? एक लड़की की जा रही है जो पेरेंट्स के साथ अपने कहाँ से आई है? बिहार से मुंबई आई है। तो वह क्या सीख रही है? हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश इन स्कूल। वह स्कूल में ये चीज़ें सीख रही है, ये भाषा सीख रही है। एंड लर्न द लैंग्वेज ऑफ मराठी वेरी वेल फ्रॉम हर निहेबियरहुड एंड हर फ्रेंड इन स्कूल। बच्चा क्या कर रही है? जो लड़की है वो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश जो है स्कूल में सीख रही है, पर अपने साथियों से वह कौन सी भाषा सीख रही है? उनके साथ वह मराठी भाषा भी बोलना सीख रही है। वुड यू डिस्क्राइब द लर्निंग ऑफ मराठी। तो आप उसके लर्निंग, मराठी लर्निंग के लिए क्या कहेंगे? वो जो मराठी सीख रही है वो क्या है? तो उसको बताना है। ये लैंग्वेज एक्यूम्सन्स है या लैंग्वेज लर्निंग है, स्कैफोल्डिंग है, इनपुट हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पर ये क्या है? तो बच्ची जो है स्कूल में सीख रही है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर अपने साथियों से, अपने मित्रों से वह क्या सीख रही है? वह मराठी भी सीख रही है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं भाषा अर्जन के लिए। भाषा अर्जन में बच्चा जो है किसी संस्था से, कहीं ऐसी जगह से, नामीकरण संस्था से चीज़ें नहीं सीखता है, वो केवल अपने मित्रों से बातचीत के माध्यम के द्वारा ही चीज़ें अर्जन कर लेता है, भाषा अर्जन कर लेता है। तो इसको भाषा अर्जन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है व्हाइल रीडिंग ए टेक्स्ट ए लर्नर गेट सम प्रॉम्प्ट्स दैट सपोर्ट्स द मीनिंग मेकिंग प्रोसेस। व्हाट इज दिस नोन एज। बच्चा क्या कर रहा है? कुछ सीख रहा है, लर्नर की बात की जा रही है और उसको क्या सपोर्ट हो रही है? मीनिंग मेकिंग प्रोसेस चल रही है उसकी। तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? जो प्रॉम्प्ट हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं अर्थ निकालने में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्कीमिंग कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं, सिमेंटिक क्यूज बोलते हैं या फॉर्मेलिक क्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसको बोलते हैं सिमेंटिक क्यूज। और इसका क्या काम होता है? इसको बोला जाता है शब्द अर्थ का संकेत। बच्चा कुछ चीज़ें सीख रहा है और एक टेक्स्ट को क्या कर रहा है? एक टेक्स्ट को पढ़ रहा है और उसके लिए उसे क्या क्या दिया जा रहा है? उसको क्या हो रहा है? सम प्रॉम्प्ट्स
दैट सपोर्ट, उसको कुछ प्रॉम्प्ट दे जा रहे हैं, अर्थात सिमेंटिक क्यूज दे जा रहे हैं, उसको वह क्या कर रहा है, मीनिंग मेकिंग कर रहा है, अर्थात जो चीज़ वो पढ़ रहा है उसका अर्थ निकालने में वह सक्षम है। उन शब्दों के क्लू के द्वारा, शब्दार्थ संकेत जो मिल रहे हैं उनके द्वारा वह अर्थ निकालने में सक्षम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं सिमेंटिक क्यूज। तो आप इस तरह के जो कीवर्ड हैं इनको याद रखेंगे और इसी के थ्रू आप क्वेश्चन भी कर पाएंगे। चलिए आते हैं 14 पर। 14 में दिया है विच प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इन्वॉल्व्स गेटिंग द मेन आइडिया, प्रेडिक्टिंग, ड्राइंग, इन्फ्रेंसेस एंड समराइजिंग। तो यहाँ पर जो तो ये कौन सी प्रक्रिया की यहाँ पर बात की जा रही है, बॉटम अप लिसनिंग प्रोसेस होती है, ये लिसनिंग फॉर इन्फॉर्मेशन होता है, या टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस है, या इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है शब्द दर शब्द नए शब्द सीखना, या शब्द दर शब्द प्रोसेस बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब आर कैटेगराइज्ड एज। इनको किस तरह से कैटेगराइज आप कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। कंटेंट वर्ड हैं, फंक्शन वर्ड हैं, पैसिव वोकैबुलरी है, या एक्टिव वोकैबुलरी है। तो क्या है ये, तो क्या बोला जाता है, ये विषय वस्तु के जो हैं वर्ड हैं, विषय वस्तु इसको बोला जाता है, विषय वस्तु वर्ड बोला जाता है, विषय वस्तु शब्द बोले जाते हैं। कौन कौन से हैं, नाउन है, विषय वस्तु में आते हैं, ये पाठ्यचर्या में आते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और ये कैटेगराइज होते हैं कंटेंट वर्ड में, अर्थात विषय वस्तु शब्दों में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं नॉलेज अबाउट द फॉर्म, डिस्क्राइबिंग एंड अप्लाइंग इट इन लिमिटेड प्रैक्टिस इज। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, नॉलेज अबाउट द फॉर्म, नॉलेज की कौन सी फॉर्म की बात की जा रही है, डिस्क्राइब की जा रहा है, अप्लाई एंड लिमिटेड प्रैक्टिस इसकी की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, प्रोसीजरल नॉलेज बोला जाता है, डिक्लरेटिव नॉलेज बोलते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं, या लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसको बोला जाता है घोषणात्मक जानकारी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। यहाँ दे रखा है बीच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ एरर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम एरिया। जो लर्निंग एरिया में एरर आती हैं, एंड फीडबैक्स फॉर बोथ लर्नर एंड द टीचर। तो जो क्या होता है, एरर्स जो आती हैं लर्निंग एरिया में, तो वो क्या करती हैं, फीडबैक का काम करती हैं टीचर के लिए और लर्नर के लिए। तो ये बात सही है। एरर का मतलब होता है त्रुटि, एरर आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर एज लर्नर यूज लैंग्वेज। तो यहाँ पर गलत है, उनको करेक्ट कर देना, और जैसे लर्नर उनको सही कर लेता है तो ये गलत हो जाएगा। एरर लर्निंग एरिया फॉर द टीचर ओनली, केवल टीचर के लिए होती हैं। एरर इज एन इंडिकेशन ऑफ इंटरफ्रेंसेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इन द सेकेंड लैंग्वेज। तो इंटरफ्रेंसेस का काम करती है, इंटरफ्रेंसेस का कार्य करती है। एरर ऐसा भी नहीं है, ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। यहाँ जो राइट आंसर है, त्रुटि जो है लर्नर के लिए और टीचर के लिए, दोनों के लिए फीडबैक का पुनर्वलन का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए इसी के साथ इंग्लिश के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। आ जाते हैं हम हिंदी के पैराग्राफ पर। इस पैराग्राफ को रीड करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ दे रखा है सभी विशेषज्ञ यह कह रहे हैं कि 3 साल से छोटे बच्चों को टीवी के सामने नहीं आने देना चाहिए। 5 महीने की उम्र से बच्चों की निगाह टीवी के पर्दे पर टिकने लगती है और साल भर का होने पर वह बाकायदा उसे देखने लगता है। भाषा का ज्ञान न होने के कारण वह कार्यक्रम का मतलब भले ही न समझे। चलती फिरती निरंतर बदलती तस्वीरें और बिंब के जरूर ग्रहण भाषा ज्ञान न होने के कारण वह कार्यक्रम का मतलब भले ही न समझे, चलती फिरती निरंतर बदलती तस्वीरों के बिंब जरूर ग्रहण करता है और वे उसे मंत्रमुग्ध कर देते हैं, इसीलिए वह शांत हो जाता है। बच्चा क्या करता है, जब टीवी देखता है तो चित्र बदलते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, रंग बिरंगी आती हैं, तो उसको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और बच्चा शांत हो जाता है। यहाँ पर कहा जा रहा है और कभी कभी सो भी जाता है, लेकिन टीवी देखते देखते आई नींद कहानी या लोरी सुनते सुनते आई नींद के मुकाबले बहुत अच्छी साबित होती है। बच्चे और किशोरों में अनिद्रा का रोग बढ़ने का सीधा सबसे ज़्यादा संबंध किससे है, टीवी देखने से है। तो यहाँ पर बात की जा रही है टीवी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं छोटे बच्चों के लिए, वो बात की जा रही है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 18 में बात की जा रही है बहुत छोटे बच्चे
टीवी की क्या चीज़ पसंद करते हैं? तो संगीत की मधुरता, भाषा की सरलता। तो इतने छोटे बच्चे होते हैं, जो 3, 4, 6 महीने के बच्चे की भी बात यहाँ पर हो रही है। तो इतने छोटे बच्चे ना तो संगीत की मधुरता को जानते हैं, ना भाषा की सरलता को जानते हैं। तो उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती। उन्हें क्या अच्छा लगता है? चलती फिरती तस्वीरें, रंग बिरंगे प्रतिबिंब। तो उन्हें वो अट्रैक्ट करते हैं, ना कि भाषा और संगीत। तो ये नहीं होंगे। चलिए आ जाते हैं ऑप्शन सी और डी पर। रंगों की दुनिया भी नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा चलती तस्वीरें। जो बार बार टीवी में चीज़ें हैं बदलती रहती हैं, तो वो उनको अच्छी लगती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं 19 पर। जब भी आप पैराग्राफ सोल्व करेंगे, कभी आप अपनी साइड से आंसर नहीं करेंगे, वरना वो रॉन्ग हो जाता है। जो आंसर पैराग्राफ में दिए हैं आप केवल उन्हीं को टिक करेंगे, यही राइट माना जाता है। नंबर 19 में देखते हैं, टीवी देखते हुए नींद आने पर बच्चे बहुत देर तक सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, शांति से सोते हैं या बार बार उठते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? जो टीवी देखते हैं बच्चे वो क्या करते हैं? टीवी चलता रहता है, उसको देखते रहते हैं, सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, फिर देखते कर सो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि बच्चे जो है बार बार उठते रहते हैं। अगर बच्चे को आप शांत जगह में, एकांत जगह में सुलाएंगे तो वो देर तक सोएगा, और टीवी देखते देखते सोता है तो वो बार बार उठता रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, बच्चों और किशोरों में नींद न आने का कारण क्या है? तो बच्चे और किशोरों में नींद न आने का कारण क्या है? ज़्यादा संगीत सुनना नहीं, ज़्यादा कंप्यूटर का प्रयोग नहीं, ज़्यादा टीवी देखना, या ज़्यादा फ़ोन सुनना। तो ये भी नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि किसी के बच्चे ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, किसी के बच्चे ज़्यादा कंप्यूटर देखते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शंस में आंसर दिए हैं आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। आप अपनी साइड से आंसर नहीं करेंगे। मैंने आपको बहुत बार समझाया है। तो पैराग्राफ में दिया है कि ज़्यादा टीवी देखने से बच्चों को नींद नहीं आती है, तो ये बात यहाँ पर सही मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है क्या, किस उम्र के जो बच्चे हैं उनको टीवी के सामने लाना हानिकारक है? तो किस उम्र के बच्चों को टीवी के सामने लाना हानिकारक है? 4 साल के बच्चों को, 3 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चे या 2 साल से छोटे बच्चों को? तो यहाँ पर जो बात की जा रही है 3 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनकी बात पैराग्राफ में की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। कभी कभी और सुनते सुनते शब्द का युग्म है। कभी कभी और सुनते सुनते शब्द का युग्म कैसा है ये बताना है हमें। ये सार्थक शब्द हैं, पुनरक्त शब्द युग्म है, या निरर्थक शब्द युग्म है, भिन्न अर्थक शब्द युग्म है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, इन शब्दों को क्या बोला जाता है? जो शब्द बार बार यूज किए जाते हैं और सेम शब्द होते हैं, तो ये होते हैं पुनरक्त शब्द। इनको पुनरक्त शब्द बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बात की जा रही है, भाषा में किस प्रत्यय का प्रयोग आप कर सकते हैं? तो भाषा में ता नहीं लगा सकते, ये भाषता हो जाएगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इक लगा कर देखते हैं, भाषिक। तो जी हाँ, भाषिक बोला जाता है और इस शब्द का सार्थक अर्थ भी होता है। इति भी नहीं लगा सकते, भासती हो जाएगा, भास इति हो जाएगा, ये गलत है। ए भी गलत है और भास इत भी गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। भाषिक बोल सकते हैं, जैसे बोला जाता है भाषा। चलिए मैं आपको बनाकर भी इसको बता देती हूँ, भाषा। और इसमें प्लस हमने क्या लगा दिया है? हमने इसमें इक लगा दिया है, ठीक है। ये प्रत्यय हमने इसमें लगा दिया है, तो क्या बन जाएगा बराबर? ये बन जाएगा हमारा भाषिक। भाषिक इसको बोला जाएगा। ये छोटे ई की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी, तो ये शब्द बन जाता है, ये सार्थक शब्द है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 24 में दिया है, गद्यांश के आधार पर क्या कहा जा सकता है? तो जो गद्यांश दिया हुआ है इसके आधार पर क्या कहा जा सकता है? छोटे बच्चों को लोरी सुनानी चाहिए। गद्यांश में लोरी सुनाने की बात नहीं है। छोटे बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहिए। तो जी हाँ, छोटे बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहिए, यही बात इस गद्यांश के द्वारा कही जा रही है। छोटे बच्चों को कहानी सुनाना ये भी नहीं होगा। बच्चों और वृद्धों में अनिद्रा का जो कारण है वो टीवी है, ये बात है। पर यहाँ पर इसका मेन मोटिव नहीं है। जो मेन उद्देश्य इसका है वो है क्या? बच्चों को टीवी से दूर रखना। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं 25 पर। की जा रही है, बात की जा रही है, समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से क्या तात्पर्य है? तो समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से क्या तात्पर्य है यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। यहाँ दे रखा है, पाठ्यचर्यक विषयों के अधिगम और भाषा अधिगम के विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान करना। ये समूचे पाठ्यक्रम में भाषा का रोल होता है। तो जी हाँ, ये बात सही है। बी में दे रखा है, पाठ्य और वृत्तांतों के स्थान पर विषय वस्तु से भाषा का अध्यापन। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है, भाषा की कक्षा में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से विषय वस्तु का शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इस बात की पहचान करना कि विद्यालय शिक्षा में भाषा के बिना किसी भी विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं।
तो ये बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। समूचे पाठ्यक्रम में भाषा से तात्पर्य क्या होता है? ये होता है पाठ्यचर्यक विषयों के अधिगम और भाषा के अधिगम विषय वस्तु में भाषा के महत्व की पहचान कराते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है ये हो जाएगा करेक्ट। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 26 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, एक अध्यापक के पास 2 थीमें दी हुई हैं, घर और विद्यालय के अंतर्गत आने वाले शब्दों के समूह हैं। वह विद्यार्थियों को शब्द चुनने और उनके अनुसार समूह बनाने के लिए कहती है। यह किस प्रकार जाना जाता है? इसको क्या कहेंगे? थीम के अनुसार शब्द संपदा उनकी बढ़ रही है, थीम के अनुसार अधिगम हो रहा है, अवधारणा का बनना है, संज्ञानात्मक अधिगम है। संज्ञानात्मक अधिगम नहीं, अवधारणा नहीं, थीम के अनुसार अधिगम भी नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? थीम के अनुसार जो है बच्चों की शब्द संपदा बढ़ रही है, बच्चे जो है नए नए शब्द यहाँ से जान रहे हैं, उनका शब्द भंडार बढ़ रहा है। जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है 5/2 - 2/5 बराबर है। तो 5/2 और 2/5 किसके बराबर है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले हमें ले लेना है 5 का और 2 का एलसीएम। तो 5 और 2 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? वो हो जाता है 10। 5 दूनी होगा 10 यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है क्या? 2। तो 2 की किससे मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो 10 आता है। तो इसका मतलब ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और गुणा क्या? 5। तो 5 पंजे 25 हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है उसको लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर 2 ऐसे ही लिख देते हैं और नीचे 5 दिया है। ये 10 कब बन जाएगा? जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो, अर्थात ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई आप करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 5 पंजे कितना हो जाता है? 25 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा? 2 दूनी हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा कितना? 25 - 4 और बटे में आ जाएगा कितना? 10। बराबर क्या आ जाएगा? बराबर ये आ जाता है 25 से 4 आप माइनस करेंगे तो 25 से 4 माइनस करके 21/10 बच जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/10 भी आप इसको लिख सकते हैं। इस फॉर्म में भी आंसर आ सकता है और ये भी आंसर आ सकता है। तो दोनों जो है आंसर ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 28 में क्या है। 28 में दिया हुआ है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगी? तो जो 5 अंकों की बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी? 99,999। ये हो जाएगी 5 अंकों की बड़ी संख्या। अब देख लेते हैं जो क्या पूछा जा रहा है, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारा 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, अर्थात ये हो जाएगी 100। अब इनका पूछा जा रहा है योग क्या होगा, तो योग करिए। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी 9 रहेगा। 9 और 1 10 हो जाता है और यहाँ पर कैरी 1 हो जाएगा। यहाँ पर 9 और फिर ये 1 ऐड कर देंगे तो 10, 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये 9 है और ये 1 इसमें फिर ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो जो हमें संख्या मिल जाएगी ये मिल जाएगी, देख लीजिएगा, 1000 और 99। तो ये दोनों का योग आ जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए जिस ऑप्शन में होगी वही हमारा आंसर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर है हमारा ये हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं 29। यहाँ पर दिया है 29 में 11 सही 1/4 मीटर लंबा एक तार का रोल दे रखा है। उसमें से क्या करना है हमें? 3/4 का एक टुकड़ा ऐसे करके। तो ऐसे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं बताना है हमें, जिनकी लंबाई कितनी हो? 3/4 हो एक टुकड़े की। तो इस तरह से कितने टुकड़े और काटे जा सकते हैं? तो इसको हम सोल्व करेंगे कैसे? चलिए हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दे रखा है 11 सही 1/4। इसको हम कैसे करके लिखेंगे? 11 सही 1/4 को हम पहले इसका मिक्स ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाता है? ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 11 चौक 44 और 1 45। तो ये हो जाएगा कितना? 45/4, जिससे हमें कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है? 45/4 हमें मिल गया है और दूसरा क्या दे रखा है? 4। दूसरा जो दे रखा है हमें वो दे रखा है यहाँ पर 3/4। चलिए करते हैं इसको। तो इसको लिख लेते हैं 45/4 और हमें टुकड़े पूछा है, अर्थात भाग पूछा है। तो भाग का मतलब क्या हो जाएगा? 45/4 को आप भाग किससे कर देंगे? 3/4 से कर देंगे। और जब हम इसकी गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 45/4 और गुणा में क्या आ जाएगा? इसको उल्टा करके लिख देंगे। जो नीचे की संख्या है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली संख्या यहाँ अपोन में नीचे आ जाएगी। तो 4 से 4 आप कैंसिल कर देंगे और 3 से 45 कितनी बार करता है? तो 15 या 45 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 15। तो जो हमें आंसर मिल जाता है वो आ जाएगा हमारा 15। यहाँ पर आ जाएगा आंसर। तो 15 टुकड़े आ जाएंगे, ये आंसर है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है, उससे आप आंसर टिक कर देंगे।
तो यहाँ पर 15 टुकड़े हमें मिल गए, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये ही हमारा करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर क्या मिल गया है हमें, 15 या 45, तो 15 टुकड़े हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो इसके 15 टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है 1300 प्लस 13 इकाई प्लस 13 दहाई से 1000 माइनस करने पर क्या आएगा। तो 1300 आप लिखेंगे, चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं 1300 की बात हो रही है, तो 13 और गुणा क्या करना है, हमें इसको 100 से गुणा कर देनी है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बराबर लिखते जाएंगे आप इसको 1300, ये बन जाएगा 1300। और दूसरे में क्या करना है, अब हमें करना है इसको 13 इकाई। तो 13 इकाई का मतलब 13 की गुणा किससे, 1 से करेंगे आप, तो बराबर कितना हो जाएगा, 13 ही कन 13 हो जाएगा। फिर आगे आ जाते हैं 13 दहाई, तो 13 की गुणा किससे करनी है, दहाई के अंक से अर्थात 10 से करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 13 दहाई हो जाएगा कितना, 130 हमें मिल जाएगा। अब कह रहे हैं इनको जोड़ना है और इनसे 1000 माइनस करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 में 0 ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पर 3 में 1 ऐड करेंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 का 1 रहेगा। तो जो हमें संख्या मिल गई है ये मिल गई है 1443। अब कह रहे हैं इससे 1000 माइनस करिए, तो यहाँ पर करके लिख देते हैं 1443, और माइनस में क्या करना है, माइनस में करना है हमें 1000 जो क्वेश्चन में दे रखा है। करके लिख दीजिए, वही आंसर होगा। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। 1 से 1 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 0 रहेगा। तो जो हमें आंसर मिल गया है ये है हमारा 443। चलिए देख ले कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या 31 में दिया है, यदि 0.239 प्लस 2.93 माइनस 1.29 और बराबर दे रखा है 3.92 माइनस के, तो के की क्या वैल्यू हो जाएगी। हमें के की वैल्यू यहाँ से बतानी है, और उसमें के में क्या जोड़ा जाए जो 3 के बराबर ये हो जाए। तो के में क्या जोड़ेंगे जो 3 के बराबर ये आ जाएगा। तो सबसे पहले जो 2 वैल्यू दे रखी हैं आप इनको ऐड करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3.16 और ये 9, ये हमें मिल जाता है। अब क्या करना है, माइनस, तो इससे क्या माइनस करेंगे, 1.29 आप इससे माइनस करेंगे। तो इससे माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना, 1.8, और ये आ जाएगा 79। तो ये हमें मिल जाएगा इससे माइनस करके। अब बराबर में इसके क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है 3.92 और माइनस के। तो यहाँ से आप के की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड कर लेनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और ये इधर प्लस में है, इधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.92 और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 1.879। इससे इसको माइनस कर देंगे। जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ बराबर आ जाएगा 2.4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.04, और ये 1 हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2.04 और ये 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं ये कि इसमें 3 से इसमें क्या जोड़ा जाए, ये 3 के बराबर हो जाए। तो 3 के बराबर हम जोड़ने के लिए क्या ढूंढेंगे, इसको पहले 3 से ही आप इसको माइनस कर देंगे। तो इसको 3 से माइनस करेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो इस संख्या में जोड़कर ये 3 के बराबर होगा। तो बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0.95 और 9, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर ये चीज़ जो संख्या हमें मिली है 0.9 ये जो संख्या हमें मिली है 0.959, अगर ये जो है हम इस संख्या में जोड़ें तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है 0.959 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट हो जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। अब देख लेते हैं कुछ ईबीएस के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो कौन सा कीट ऐसा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बाज है, रेशम का कीट है, मच्छर है या तितली है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रेशम का कीट। जी हाँ, ये खासियत होती है रेशम के कीट की जो अपनी मादा को कई किलोमीटर से उसकी गंध से ही पहचान लेता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ दे रखा है क्या, यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ अधिकांश लोग इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पीना पसंद करते हैं। तो यह कौन सी जगह है, शिलोंग नहीं, मसूर नहीं,
मैसूर भी नहीं होगा, हैदराबाद नहीं होगा, श्रीनगर हो जाएगा। कश्मीर में लोग जो हैं क्या करते हैं, लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। ये एक पेय पदार्थ होता है जो कश्मीर और श्रीनगर में पिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। अगर आपने ये नहीं देखा है, मैंने इसकी क्लास करवाई है जो हमारे यहाँ पे स्टेट हैं और उनके खाना प्रसिद्ध है, कौन से स्टेट में कौन सा खाना खाया जाता है और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में नीचे विवरण दे रखा है, उसको पढ़िए और आंसर करिए। दिया हुआ है भारी वर्षा होने के कारण यहाँ घर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर बने होते हैं। लोग घर में प्रवेश के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा दी जाती है। ये घर जो है अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें जो हैं ढालू होती हैं। राज्य कौन सा है? तो कौन से राज्य में इस तरह के घर बनाए जाते हैं? ये घरों के प्रकार भी मैंने आपको पढ़ाया है, भोजन भी पढ़ा दिया है, एनिमल्स भी पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। तो ये जो बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश नहीं, मिजोरम नहीं, झारखंड नहीं, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा असम। इस तरह के घर जो बनाए जाते हैं कहाँ बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दिया है दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है और उसमें क्या है? इस मानचित्र के कोने पर लिखा है एक पैमाना क्या दे रखा है? 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर दिया हुआ है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थान या दो स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई है तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी हमें बतानी है। यहाँ पर बात सेंटीमीटर की हो रही है और जो आंसर है वो किलोमीटर में हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम? चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ दे रखा है 21.2 और सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 990 मीटर, क्योंकि पैमाने पर दिया हुआ है 990 मीटर। तो आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके? इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आता है वो हमें मिल जाएगा कितना? 20,988। तो ये हमें मिल गया है। अब हमें क्या करना है? ये हमें सेंटीमीटर में ही मिला है तो हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? हमें इसको मीटर, यहाँ पर किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम इसे 1000 से भाग करेंगे। अगर सेंटीमीटर से किलोमीटर में बनाते हैं तो 1000 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, एक के बाद 3 जीरो लगे हैं तो 3 अंकों के पहले आप पॉइंट लगा देंगे। तो पीछे से इसको काउंट किया जाता है, पीछे के अंक की साइड से इसको काउंट करते हैं 1, 2 और 3। तो 3 अंकों के पहले इसका मतलब यहाँ पर कहीं पॉइंट आ जाएगा। तो इसको सही से आप लिखेंगे कैसे? तो ये हो जाएगा हमारा 20.988। तो जो हमें आंसर मिला है वो हमें ये मिल गया है 20.988। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? ये आ गया है यहाँ पर हमें बतानी है इसकी मानक दूरी। ठीक है, मानक दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो निकटतम दूरी के लिए पूछ रहे हैं। तो निकटतम का मतलब क्या है? ये छोटी क्लासेस का है, आपने 4th या 5th में भी पढ़ा होगा। मानक दूरी या वास्तविक दूरी जब हम निकालते हैं, अगर स्केल में 5 से ऊपर होता है तो क्या होता है? वहाँ पर नेक्स्ट नंबर हम काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 20 है और उसके बाद दिया हुआ है पॉइंट के 9, तो ये अगला नंबर हम काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो जो इसका वास्तविक मान है वो 21 किलोमीटर आ जाएगा। तो जो राइट आंसर है वो है हमारा 21 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और बहुत बच्चे जो हैं इसी में गलती कर देते हैं, वो वास्तविक दूरी वाला या निकटतम मान को नहीं पढ़ पाते हैं और जो उसका आंसर आया है 20 तो वो 20 ही लगा देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान से करेंगे आप। इसी तरह के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वगैरह इतने नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर यहाँ पर घुमाने वाली बात दी हुई है। बच्चे इसी की वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। है निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल जोड़े को चुनिए। जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं बताने हैं। मलेरिया, म्यादी बुखार, टाइफाइड है। तो टाइफाइड का जो बुखार है वो गंदा पानी पीने से होता है, तो ये गलत हो जाएगा। चिकुनगुनिया और डेंगू है, ये वाला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। हैजा जो है मक्खी के द्वारा है तो इसको कट कर देंगे। डेंगू और हैजा, तो हैजा मक्खी के द्वारा है इसलिए इसको कट करेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चिकुनगुनिया और जो डेंगू है ये दोनों जो है मच्छर के द्वारा होने वाले रोगों का युग्म है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर जो टॉपिक आपके रह गए हैं वो प्लेलिस्ट से आप कवर कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी महीने से प्रिपरेशन करा रही हूँ तो मैंने सारी वीडियो लगभग करा दी हैं और यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि ये गैसिंग पेपर हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बेस में प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ। अब इसी तरह पर मैं आने वाले टाइम में पैट के एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाने वाली हूँ। अगर आप यूपी से हैं और पैट के एग्जाम देना चाहते हैं तो बने रहिएगा चैनल के साथ और पैट की प्रिपरेशन के लिए भी तैयार रहिएगा। और अभी सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए साथ में रहिएगा और आपका एग्जाम अच्छा हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।